खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी दूर है। इसीलिए कोरोना से डरना और बचना जरूरी है। और जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें तो डबल सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भले ही हो गए हों, लेकिन कोरोना ने उनका पीछा छोड़ा नहीं है। जी हां, स्वस्थ होने के बाद भी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना संक्रमण दोबारा होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए कोरोना को लेकर जरूरी सावधानियां बरतना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर MS कंवर और संक्रमण रोग एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास चर्चा में। और यहां दरअसल जिस पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रही हूं वो लंग फाइब्रोसिस की है। और डॉक्टर कंवर, कई सारी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, लेकिन फिलहाल की जो रिपोर्ट सामने आई है जहां पे लंग फाइब्रोसिस का खतरा जो है वो अधिकतर पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस में पाया गया है। और डॉक्टर्स ने तो एक खास वर्ड यहां पर यूज किया है, सुनामी ऑफ लंग फाइब्रोसिस। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस होंगे, यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे अभी तक, क्योंकि लोग कोरोना से ही जूझ रहे हैं। लेकिन जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस को लेकर भी बहुत सारे एहतियात बरतने चाहिए। और इसमें जब लंग फाइब्रोसिस का नाम आ जाता है, किस तरह की बीमारी है ये और कोरोना होने के बाद कैसे आप ज्यादा इसके इन्फेक्शन के लिए वो हो जाते हैं, आपको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देखिए, लंग फाइब्रोसिस जो है एक कॉम्प्लिकेशन उन केसेस में ज़्यादा होती है जिनमें कोविड निमोनिया हो के हटाओ, जिनमें क्लासिकल ज़्यादा निमोनिक चेंजेस ना हो, हल्के फुल्के ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज रही हों, उनमें लंग फाइब्रोसिस के इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन जितना CT स्कोर ज़्यादा हो, जितनी डेंसिटी बढ़ती चली जाए, जिनमें हम कहते हैं क्रेजी पेविंग पैटर्न शुरू हो गया या ARDS की चेंजेस शुरू हो गई, उस सिचुएशन में लंग फाइब्रोसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ती ही है। और कोविड में ये देखा गया है कि बहुत जल्दी लंग फाइब्रोसिस होता है। देखिए, SARS-CoV-1 के टाइम पे 2003 में भी फाइब्रोसिस हुआ था, जो कि बड़े बड़े सालों तक, 15 साल तक भी 4-5% केसेस में फाइब्रोसिस देखा गया था। मर्स में, MERS में, मिडल ईस्ट वायरस में भी फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा रहा और काफ़ी देर तक देखने को मिला था। यही चीज़ CoV-2 में भी दिख रही है। और इसके रीजंस हैं, जब पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसमें हमें हाई एयरवे प्रेशर भी देने पड़ जाते हैं वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ जाती है, उसकी टॉक्सिसिटी होती है, कई ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है, और इनहेरेंटली डिजीज ही उसको फाइब्रोब्लास्ट इतनी जल्दी से जनरेट कर रही होती है और वहाँ पे थिकनिंग शुरू हो जाती है कि उसको इट बिकम्स ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अब ये प्रोलिफरेटिव डिजीज नहीं होती, जैसे हम IPF कहते हैं कि डिजीज बढ़ती चली जाएगी, ये फर्क चीज़ है। कोविड में ये नहीं होगा कि लंग फाइब्रोसिस एक बार हो गया तो वो प्रोग्रेसिव है, नहीं, ये प्रॉबेबली धीरे 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 कम होगा ओवर मंथ्स, प्रॉबेबली 3 months, ओवर 6 months। हम क्या कर रहे हैं, 3 से 6 महीने के बाद में CT स्कैन, जिन केसेस में फाइब्रोसिस रह चुका, उनमें हम CT स्कैन दोबारा देख के ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिजीज थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा फाइब्रोसिस कम हुआ, लंग फंक्शन इंप्रूव हुआ, 6 मिनट वॉक टेस्ट करा के देखते हैं उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, लंग की डिस्टेंसिबिलिटी क्या है, एयरवे फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ हम देखते हैं असेस करने के लिए कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कैसे चल रहे हैं। लेकिन दिस इज़ क्लियर, और ये हर जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया में कि लंग फाइब्रोसिस इज गोइंग टू बी देयर। कितनी देर चलेगा, इट्स ए नोवल डिजीज, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा कि कम होगा कि रुका रहेगा।
ऑलराइट डॉक्टर श्रीवास्तव, लंग फाइब्रोसिस की हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरी से समझाया, डॉक्टर कंवर ने, कि क्या होती है लंग फाइब्रोसिस, कैसे डेवलप होती है, खासतौर से पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें। लेकिन मुझे आपसे ये भी समझना है कि क्या हर कोरोना इन्फेक्टेड और क्योर्ड पेशेंट को ही लंग फाइब्रोसिस होगा, या इसके लिए भी कुछ केसेस हैं, कुछ सिनेरियोज है जो हमें कंसिडर करने चाहिए? बिकॉज रिपोर्ट में कई सारी बातें सामने आ रही है। यहाँ पे तो लंग फाइब्रोसिस की बात की गई है, साथ ही कोविड निमोनिया की बात की गई है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात भी की गई है। तो यानी लंग फाइब्रोसिस एक अकेली ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो कोविड से क्योर होने के बाद आप में हो सकती है। किन किन केसेस को किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, जो कि पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखा जाना चाहिए, बताएं इसके बारे में। तो आपका ये सवाल 3 हिस्सों में है कविता जी। इसमें लंग फाइब्रोसिस ये एक इंजरी होती है, और जो आपने बाकी चीजें बताई, जो ARDS है, जो बाकी चीजें होती हैं, वो जब मरीज बीमार होता है, जब हॉस्पिटल में होता है या हॉस्पिटल से बाहर भी, मगर उन सब चीजों का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सीमित होता है। जो फाइब्रोसिस का ड्यूरेशन होता है वो कभी कभी हॉस्पिटल के स्टे या जो बीमारी है उसके बाद भी रहता है, और काफी समय तक रहता है। और अभी तक जो देखने को हो रहा है वो बीमारी के 4-6 महीने बाद भी जो फाइब्रोसिस है, वो जिसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, वो रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं नजर आ रही है। करीब एक 15 से 20% पेशेंट्स। ये परसेंट कितना रहेगा, कितना बढ़ेगा, कितना और होगा, ये कहना जरा सा मुश्किल है। मगर जिनको लंग्स की तकलीफ ऑलरेडी है या कोविड के पहले थी, उन लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये अगर जो प्रोसेस अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है कोविड का, वो कभी कभी बहुत लंबे अरसे के लिए चलता है, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसमें जो फाइब्रोसिस होएगा वो कितना रिवर्स हो पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। इस वजह से कि कोविड के बारे में अभी भी जितना भी जो भी हम लोग जानते हैं वो बहुत मामूली है, बहुत कम है। जो कोविड के बारे में हम लोग को मार्च में मालूम था उससे अब थोड़ा ज्यादा जानते हैं। लेकिन कोविड की जितनी दिक्कतें हैं वो अभी हम लोग कम से कम 5 साल, हो सकता है 10 साल सुनेंगे। ये लंग के इन्वॉल्वमेंट की बात जो आपका पहला सवाल था जी। इसके अलावा बॉडी में ऐसे बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं जो कोविड की वजह से दिक्कत में आएंगे। जैसे पेशेंट के ब्रेन स्पाइन है न्यूरोलॉजी में, जैसे पेशेंट्स के एंडोक्राइन जो थायराइड है, पैनक्रियास है, खास करके पैनक्रियास। बहुत सारे लोगों को न्यू ऑनसेट डायबिटीज हो रही है, बहुत सारे लोगों को थायराइड के डिसफंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स को गोनाडल डिसफंक्शंस हो रहे हैं। और इसके अलावा किडनी की तकलीफें हैं जो कई सारे लोगों को और थोड़े लंबे समय के लिए हो रही हैं। इसको छोड़ करके रूमेटोलॉजी, जिसको बोन एंड जॉइंट्स कहा जाता है, और स्किन की प्रॉब्लम्स, मगर ये छोटे हैं। ये जो बाकी 3 बातें मैंने आपसे अभी जिक्र किया है, इनको लेकर के जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होएगा इसके आगे, वो इन 3 या 4 मुद्दों पर, या तो इंडिविजुअल्स को या हॉस्पिटल्स को, इन चारों पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोविड का जो असर है वो कितने समय तक रहेगा। क्या 3 या 4 महीने में खत्म हो जाएगा, या फिर ये और ज्यादा चलते रहेगा। तो ऐसे में, क्योंकि अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, डॉक्टर कंवर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वायरस है ये, अभी भी इस पर अध्ययन हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके इम्पैक्ट पर अध्ययन हो रहा है। मुझे ये समझना है अब ऐसे में आपकी इम्यूनिटी को किस हद तक ये वायरस ब्रेक करता है, जिससे अगर आपके पास हेल्थ इश्यूज है, अगर आप उससे गुजर रहे हैं, तो आपका जो सिनेरियो है हेल्थ इश्यूज को लेकर, आपकी ओवरऑल हेल्थी लाइफस्टाइल को लेकर, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हो चुकी है ऑलरेडी। इम्यून सिस्टम हैज बीन शेकन अप एनीवे। लॉन्ग टर्म जब परसिस्टेंट सिम्टम्स जो हमारे पेशेंट्स हमें कह रहे हैं, और वही चीज मार्च अप्रैल में रोम से सबसे पहले जनरेट हुई थी बड़ी एक अच्छी स्टडी में, उसके बाद में एक साउथ मीड हॉस्पिटल ब्रिटेन से भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी, फिर इटली से भी आई थी। वही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फटीग, ब्रेथलेसनेस, परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्मेल वगैरह तो वापस आ जाती है, लेकिन जॉइंट पेन्स, कई मायल्जिया, मसल एक्स, कई लोगों को 6-6 महीने बाद भी
ये सिम्टम्स अभी तक चल रहे हैं, वो कहते हैं वी आर नॉट नॉर्मल। वो उनको नॉर्मल लाइफ जो होती थी उनकी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। Now this is an immunological shake-up of some sort. Now इसमें ये सोचने वाली बातें हैं कि ये हो क्यों रहा है, इतना लंबा क्यों हो रहा है। After all, it is not a cytokine storm in a different form, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है एकदम से आग लगा के चला जाता है, उसमें हम पेशेंट को सेव करने के लिए सब कुछ करते हैं, जो भी आईसीयूज में करते हैं, लेकिन इज देयर ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, जो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टेस्टिंग है, चाहे IL-6 है, चाहे CRP है, हम फेरेटिन्स देख रहे हैं, अब हम LDH देख रहे हैं, ये हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिटेक्ट प्रॉबेबली नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉबेबली देयर इज सम लो ग्रेड इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग ऑन अराउंड द बॉडी इन द टिश्यूज। हम लंग्स में तो झट से CT स्कैन करके देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस को असेस करना उतना आसान नहीं होता। उनके पैरामीटर्स बिगड़ेंगे, किस लेवल पे जाके बिगड़ेंगे, फिर आप डिटेक्शन वाली सिचुएशन में आओगे, या टिश्यू में क्या हो रहा है। हमारी बॉडी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो हो रहा है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो उनके लिए वो टेस्टिंग ही नहीं है, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो सम डिग्री ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज ऑन, या इट इज ए हाइटेंड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि चल रहा है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को भुगतने पड़ रहे हैं। सो देयर इज एन इम्यूनोलॉजिकल शेकअप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं वैक्सीन का भी जिक्र करना चाहूँ, डॉक्टर श्रीवास्तव, यहाँ पर सवाल मुझे आपसे पूछना है। वैक्सीन की बातें चल रही हैं, दो पहलू है सवाल के। सबसे पहले तो जो वैक्सीन की बातें चल रही हैं वो कितना असरदार होगा, दूसरा ये वैक्सीन लेने के बाद भी जो पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उससे भी पेशेंट ससेप्टेबल होगा ठीक होने के बाद, या आपको लगता है कि वैक्सीन अगर आप लगा लें, कोरोना तो आपको वापस होने वाला नहीं है, लेकिन आप इस तरह की बड़ी बीमारियों से, लंग फाइब्रोसिस और बाकी रेस्पिरेटरी इश्यूज से भी जो है आप छुटकारा पा लेंगे, आपको ये बीमारियां छुएंगी नहीं? देखिए, वैक्सीन से जितनी उम्मीदें हैं इस समय, अगर वो कम से भी कम किया जाए, तब भी वैक्सीन को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी अनरीजनेबल है। मैं आपको बताऊं क्यों। आप मुझे इस तरीके से देखिए कि इससे पहले जितनी भी वैक्सीन हुई हैं, उनमें से किसी का असर आपको हफ्ते भर में, 10 दिन में, महीने भर में नहीं मालूम पड़ेगा। वो सारी वैक्सीन आपने आज लिया तो आपको आने वाले 6 महीने, साल भर बाद मालूम पड़ेगा कि ये वैक्सीन का कितना असर होगा। आप इन्फ्लुएंजा की ले लीजिए वैक्सीन, आप न्यूमोकॉकस ले लीजिए, आप हेपेटाइटिस ले लीजिए, आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ले लीजिए, ये जितनी वैक्सीन हैं उनका असर कोई 1, 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर नहीं मालूम पड़ता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये उम्मीद करना कि आपने वैक्सीन ले लिया तो आपको इसके आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वायरस है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है, जिसको जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, उसमें कई सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं और कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। वो वायरस का नेचर है, वो उसकी फितरत है, वो नहीं चेंज करने वाला है। इसलिए जो वैक्सीन आपने आज लिया है, वो सारे वो जीनोम्स जिनसे आपको दिक्कत हो सकती है, वो उसमें कवर्ड है कि नहीं है, ये अज्यूम करना ये गलती होगी। दिस विल बी अ मिस्टेक। और यही वैक्सीन आपको उसका 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन आएगा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको इसमें कितना आराम मिला है। तो वैक्सीन आपने आज लिया, तो इसका असर आपको अगले साल इस समय मालूम पड़ेगा। तो ये उम्मीद करना कि आपने, दिस इज नॉट अ टैबलेट ऑफ क्रोसिन, बिल्कुल, आपको सर दर्द हुआ, आपने एक क्रोसिन लिया, वो 20 मिनट के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो गया। ये इस किस्म की चीज नहीं है। वैक्सीन है जो आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो प्रोग्राम करेगी, उस प्रोग्राम में आपका इम्यून सिस्टम कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसका असर आपको कम से कम साल भर बाद मालूम पड़ेगा। सो इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि आपने एक वैक्सीन का एक शॉट ले लिया तो आपको आराम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डायनामिक सिचुएशन है। जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से हो रही है जिसमें सारे वो स्ट्रेन्स कवर हो जाएं जो इस समय मरीजों को दिक्कत दे रहे हैं, उसी तरीके से वायरस, दिस इज एन आरएनए वायरस, ये बहुत ही छोटा लाइट किस्म का वायरस है, और ये वायरस इज नोन। आप इसकी बाकी आरएनए वायरसेस जिन्होंने इन्फेक्शन दिए हैं दुनिया भर में गए 10 साल में, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए
कि इनमें से कितने बीमारियां आई और चली गई जी। किसी वैक्सीन की मर्जी से। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्लियरली वैक्सीन पर आप डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते, लेकिन जिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, अब किन किन सिम्टम्स के तहत उन्हें किस तरह के टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि जिन पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं वो आपको ना हो, ये बारीकी समझेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा और हमारे दोनों ही मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर कंवर, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जिन भी लोगों को कोरोना हो चुका है, अब एहतियातन ताकि पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन से वो बचे रहें, उनको जल्दी इसके सिम्टम्स समझ में आ जाए और इलाज शुरू हो जाए, इसको लेके किस किस तरह के टेस्ट या डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, इस पर हमें गाइड करें। जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं या जब पेशेंट हमें लगता है कि ठीक हो रहा है, तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको कि ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब हम ऑलरेडी फाइब्रोसिस की बातें कर चुके हैं, हम ऑलरेडी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स की बात कर चुके हैं, मल्टी ऑर्गन की बात कर चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट दैट। हमने जो नहीं बात किया कि अगर कार्डिक का बात नहीं किया कि कार्डिक इन्फ्लेमेशन भी होती है बहुत केसेस में, हार्ट मसल इन्फ्लेम हो जाता है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उसमें कई बार हार्ट रिदम ऊपर नीचे होती है, कई बार पल्स मिस होती है, रिदम खराब होती है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है बार बार। तो ये इससे अलावा कई बार पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह नहीं होती, तो हम पेशेंट्स को ये चीज़ें बता देते हैं कि अगर आपको इस तरह के फीचर्स हों, सिम्टम्स हों या आप ये चीज़ फील करें तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए हमें। उस केस में हम कुछ देखना ये होता है कि कोई इको में कोई चेंजेस तो नहीं है, या कभी कभी हम कार्डियक एमआरआई भी करते हैं और एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट देखने के लिए हम देखते हैं कि डी डाइमर क्या है, ट्रोपोनिन आई क्या है। ये टेस्ट होते हैं जो जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि थोड़ी इन्फ्लेमेशन हार्ट में हो सकती है। सो ये चीज़ें हमें एक हाइपर कोएगुलेंट स्टेट परसिस्ट कर सकती है। कई बार हम देखते हैं कि डी डाइमर पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन डी डाइमर वैल्यूज अभी भी 500 से ऊपर चल रही हैं, 500-700 के ऊपर चल रही हैं। तो हमें ये मालूम है कि इस डिजीज में दो मेजर चीजें होती हैं, इन्फ्लेमेशन विच इज रैम्पेंट थ्रू आउट द बॉडी, एंड द सेकंड थिंग इज प्रोकोएगुलेंट स्टेट, जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स में बिल्कुल माइक्रोथ्रोम्बाई हो जाते हैं। हाँ। जो कि इतने छोटे छोटे होते हैं कि क्लॉगिंग वो एक मेजर तरीके से ऑर्गन को डिसफंक्शन ना करे, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मकसद इस पेशकश का यही है। बहुत खूबसूरती से डॉक्टर कंवर आपने समझाया किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे आपको उनको जल्दी पकड़ में लाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपको कोरोना हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको वापस से ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एहतियातन जो है प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। जो बेसिक प्रिकॉशंस है, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन रखना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, ये सब आपको करना ही है, लेकिन साथ ही अपनी बॉडी में हो रहे बदलावों को भी आपको ट्रैक करना है। और जो भी सिम्टम आप आज डिस्कस हुए हैं, अगर वो आपको लगता है कि आपके शरीर में आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर अड्डा में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।